Welcome to Monday Fiction. नमस्कार दोस्तों, मंडे फिक्शन में आपका स्वागत है। आपको ये पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मुंजिया नाम की एक मूवी रिलीज़ हुई है। क्या आपको पता है आखिर मुंजिया क्या होता है? कई जगहों पे मुंजिया को देव माना जाता है और कई लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं मुंजिया के बारे में और फिर कहानी की तरफ चलेंगे। जी नहीं, मुंजिया कोई देव नहीं है। कुछ ग्रंथों के अनुसार कोई भी मृत प्राणी के आत्मा को प्रेत कहा जाता है और मुख्य रूप से प्रेत को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो हैं भूत, पिशाच, बेताल, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस। आमतौर पर मुंजिया को ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में लिया जाता है। जो बच्चे 8 से 12 साल के बीच में होते हैं और जनेऊ धारण करने के 10 दिन के अंदर मारे जाते हैं, उन्हें मुंजिया कहा जाता है। क्योंकि मुंजिया एक बच्चे के जैसा होता है, इसलिए ये मंदिर में भी प्रवेश कर पाते हैं। ये बेहद ही चालाक होते हैं। मुंजिया खास तौर पर पीपल के पेड़ पर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति उस पीपल के पेड़ को परेशान या अपमान करने की कोशिश करता है, तब मुंजिया गुस्सा होकर उसके पीछे पड़ जाता है। जब कोई पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके, कचरा डाले, पेड़ के नीचे बैठकर शराब पिए और इसी तरह का कोई काम करे, तो मुंजिया उनको सताने लगता है। कुछ तांत्रिक तो मुंजिया की पूजा भी करते हैं और उसको सिद्ध करके अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाते हैं। अगर कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर मंडे आप कुछ मिस ना कर दो। आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। बिहान अब थक चुका था। हफ्ते के 5 दिन लगातार काम का प्रेशर और 2 दिन छुट्टी में भी कोई ना कोई काम रह जाता था। ऑफिस से लौटने के बाद बिहान परेशान होकर अपने अपार्टमेंट में बैठकर यही सोच रहा था। तभी अचानक से डोरबेल बजता है। बिहान दरवाज़ा खोलने जाता है और खोलकर देखता है कि उसका दोस्त नवीन उससे मिलने आया है। बिहान नवीन को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। नवीन अपने साथ बाहर से खाना और बियर लेके आया था और सोचा था वो दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। लेकिन बिहान को इतना थका और उदास देखकर नवीन उसे इसकी वजह पूछने लगा। बिहान और नवीन दोनों ही नोएडा में एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों अपार्टमेंट में बैठकर खाना खाकर बियर पीते पीते बात करने लगे। बिहान उसको सब बताने लगा कि कैसे वो आजकल परेशान सा रहता है। वो कहने लगा कि कैसे लगातार शोर, भीड़ और काम के प्रेशर ने उसे थका दिया है और वो अंदर से कितना खालीपन महसूस करता है। विहान को अब अपने गांव की सादगी और शांति की याद आ रही थी, जहां समय धीमा लगता था और ज़िंदगी बहुत शांति से जिया जाता था। बहुत देर बाद बात करने के बाद विहान अपने गांव जाने का फैसला करता है और वो नवीन को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। नवीन भी कहीं घूमने जाने के बारे में सोच ही रहा था और विहान जब उसे अपने गांव आने के लिए कहता है तो वो तुरंत मान गया। अगले दिन दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर श्यामानगर के लिए निकल पड़े। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच बसी एक छोटा सा गांव श्यामानगर, जहां घुसते ही दोनों को शांति मिलने लगी थी। जब वो दोनों पहुंचे तब रात हो चुकी थी। वो लोग श्यामानगर के बस स्टैंड पे उतर गए, लेकिन विहान का घर अभी भी थोड़ा दूर था और उनको पैदल चल के जाना था। रास्ते में कोई भी नहीं था और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। नवीन थोड़ा डरने लगा था, लेकिन तभी विहान उसको कहता है, अरे क्योंकि ये गांव है ना, यहाँ लोग ज़्यादा रात को निकलते नहीं, तो डर मत, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। नवीन ये सुनकर अपनी फ़ोन की फ्लैश जलाकर विहान के साथ उसके घर की तरफ चलने लगता है। कुछ ही देर में नवीन चलकर थक चुका था और वो रुक जाता है और विहान से हांफते हुए पानी मांगता है। विहान से बॉटल मिलते ही नवीन पूरा पानी ख़त्म कर देता है और फिर वो थक कर पास में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नवीन जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले
वो उसी पेड़ के नीचे पेशाब कर देता है और जाते जाते वहीं पर खाली बोतल भी फेंक देता है। जब वो लोग जाने वाले थे तब अचानक पेड़ ऐसे हिलने लगता है जैसे कि कोई पेड़ में से उतर रहा हो। दोनों अपने फ़ोन की फ्लैश से पेड़ की तरफ देखते हैं और उन्हें अंधेरे में दो जलती हुई आंखें दिखती हैं जो कुछ ही पलों में गायब भी हो जाती हैं। नवीन पूरा डर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे कदम लेता है। विहान उसको ये दिलासा देता है कि वो शायद कोई जानवर होगा जिसकी आंखें चमक रही थी। फिर से दोनों चलने लगते हैं, लेकिन अब नवीन बिल्कुल चुप हो गया था। वो पूरे सफ़र और कुछ नहीं बोला। दोनों आखिर विहान के घर पहुँचे और विहान अपने घर लौटकर बहुत खुश था। वो अपने परिवार वालों से बातें करने लगा और नवीन को भी मिलवाया उनसे। लेकिन नवीन अब चुप रहने लगा था और बहुत कम बात कर रहा था। विहान को लगा शायद सफ़र की वजह से वो थक गया होगा। वो लोग जल्दी से खाना खाकर सोने चले गए। विहान ने देखा कि नवीन को बिस्तर पर सोए हुए पसीना आ रहा था, लेकिन मौसम तो ठंडा था। विहान नवीन से पूछने लगा कि उसको क्या हुआ, लेकिन नवीन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर विहान उसके पास में ही एक बिस्तर में सो गया क्योंकि वो भी बहुत थक गया था। अचानक विहान कुछ आवाज़ सुनकर उठ जाता है और वो उठकर देखता है कि नवीन बिस्तर पर बैठकर अपना सर नीचे करके कुछ बोल रहा है, लेकिन उसकी बातें अस्पष्ट थी, इसलिए विहान को समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत नवीन के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या हुआ उसे। नवीन ने तब भी अपना सर नीचे करके रखा था, जैसे कि वो सो रहा हो। विहान गौर करता है कि उसकी त्वचा नीली पड़ रही थी और ये देखकर विहान चिल्लाते हुए नवीन को उठाने के लिए उसको हिलाने लगता है। तभी नवीन अपना सर उठाकर एक गहरी सांस लेता है और कांपने लगता है। वो विहान को देखकर कहता है, मुझे बचा लो विहान, वो मुझे मार देगा। नवीन को तभी ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके कंधे के पास कोई है, और वो घूम के देखता है तो उसने देखा एक भयानक सा दिखने वाला छोटा बच्चा जिसकी आंखें वैसे ही चमक रही थी जैसे नवीन ने उस पीपल के पेड़ के पास देखा था, और उसका शरीर पेड़ की शिखाओं के जैसी थी, और उसने नवीन को पीछे से पकड़ के रखा था। नवीन बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और डर से कांपते हुए विहान से कहता है, तुमने देखा ना उसे? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? विहान हैरानी से नवीन को देखता है और पूछता है कि वो क्या देखने की बात कर रहा था। ये कहकर वो उसे पकड़कर बैठाता है। तब विहान गौर करता है कि उसको तेज बुखार भी आया हुआ था। विहान के घर वाले इतना शोर सुनकर उठ गए थे। नवीन विहान को कहता है, वो मुझे तब से परेशान कर रहा है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे मार डालेगा वो ज़रूर मार डालेगा मुझे। वो मेरे बारे में सब जानता है, सब कुछ जानता है। वो अजीब सजीव मुझे मारने की कोशिश कर रहा है विहान। ये कहकर वो सबको अपनी पीठ दिखाता है। विहान और उसके घर वाले नवीन के पीठ पे मारने और खरोचने के निशान को देखकर चौंक जाते हैं। उसके पीठ पर हाथों के निशान देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे के हैं, लेकिन वो निशान ये साफ कर रहे थे कि नवीन को किसी ने चोट पहुंचाया है। विहान की दादी तभी समझ गई सब कुछ और पूछने लगी, क्या किया तुम लोगों ने उस पीपल के पेड़ को? नवीन और विहान दोनों ही पहले समझ नहीं पाए दादी की बात। फिर दादी ने ठीक से पूछा उनसे कि क्या वो लोग किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तब विहान ने दादी को सब कुछ बताया। सब सुनने के बाद दादी ने उनको मुंजिया के बारे में बताया। दादी कहने लगी, कल सुबह उस पीपल के पेड़ के सामने जाकर
हम सबको माफ़ी मांगना होगा, तभी मुंजा नवीन को बख्श देगी। इसके बाद विहान ने नवीन को बुखार की दवाई खिलाकर सुला दिया और बाकी सब भी फिर से सो गए। सुबह जब विहान उठा तब उसने जो मंजर देखा उसकी पांव तले ज़मीन खिसक गई और वो डर से कुछ देर सुन्न हो गया और फिर रोने लगा। उसने देखा कि नवीन बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी बहुत बेरहमी से मौत हो चुकी थी। उसके कपड़े जैसे किसी ने फाड़ दिए थे और उसकी छाती पर नोचने के निशान थे। उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आई थी। एक आँख में से आंसू की धार दिख रही थी और उसके शकल पर किसी का खौफ दिख रहा था। ये सब देखकर विहान और उसका परिवार बहुत हैरान और दुखी थे। वो लोग उसके बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे गए और वहाँ मुंजा से माफ़ी मांगते हुए एक पूजा करवाई। विहान बहुत डर चुका था और वो शहर लौट आया, लेकिन वो ये घटना कभी भूल नहीं सका। वो अपने अपार्टमेंट में नवीन को याद करके कई बार उदास हो जाता, ये सोचकर कि काश वो उसे श्यामानगर ना ले जाता तो शायद आज वो उसके ही जैसा नोएडा में एक खुशहाल ज़िंदगी जीता।